उत्तराखंड में कई मुद्दे सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान है। तो वहीं कांग्रेस का सृजन अभियान भी लगातार जारी है। इसी के चलते प्रदेश में चल रही राजनीतिक चर्चाओं को लेकर हमारे संवाददाता अरुण सैनी ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से खास बातचीत की है। सुनिए। कांग्रेस का प्रदेश में संगठन सृजन अभियान लगभग समाप्त होने को है और अब जो है जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की घोषणा होना बाकी है। अभी हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस की एक बैठक भी हुई, जिसमें तमाम नामों पर सहमति बनी और अब जल्द ही माना जा रहा है कि सूची जो है वो जारी हो सकती है। इसी के साथ ही उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जनता टीवी में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हाल ही में दिल्ली में बैठक भी हुई है संगठन सृजन अभियान को लेकर के। अब जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की घोषणा होनी है। क्या लग रहा है कब तक जो है जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी? 2025 संगठन सृजन जो कांग्रेस का अभियान है वो अब पूरा होने की तरफ है, पूरा होने को है। इसमें जो अंतिम बैठकें होनी थी वो हो चुकी हैं और मैं समझता हूँ कि जो लोग केंद्रीय नेतृत्व द्वारा इस काम पर लगाए गए हैं वो इसकी फाइनल लिस्ट बना रहे होंगे। तो ये आज भी जारी हो सकता है, कल भी हो सकता है, 2-3 दिन में भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो भी होमवर्क होना था वो सब होमवर्क पूरा हो चुका है। सर, बात ये भी चलती है, जब संगठन सृजन अभियान चल रहा है तो कई तरीके की चर्चाएं ये भी चलती है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी बदल सकती है, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी कर सकती है। उसमें कितनी सच्चाई है? क्या प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी कुछ चर्चाएं केंद्र में चल रही है? मेरी जानकारी के हिसाब से इस प्रकार की कोई प्रक्रिया गतिमान नहीं है, कोई प्रपोजल अंडर प्रोसेस नहीं है। तो इस पर तुरंत विराम लगना चाहिए। जब तक कि ये प्रक्रिया अभी कहीं गतिमान है ही नहीं, तो इस प्रकार की चर्चाओं पे मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि उस पर बात न करें, ये इसको फिलहाल पूर्ण विराम समझें। सर, अभी देखा जाए तो जिस तरीके से जो छात्रों का नकल को लेकर जो प्रदर्शन हुआ, उसमें जो सीबीआई जांच की संस्तुति भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। अब उसके बाद अब मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जाए कि अर्बन नक्सल गैंग को लेकर जिस तरीके से कहा गया कि कुछ ताकतें थी जो छात्रों के कंधों पर रखकर बंदूक चला रही है, यहाँ पर अराजकता का माहौल करना चाह रही है। लैंड जिहाद, लव जिहाद, नकल जिहाद, अब एक नया शब्द जो है ये आया है, अर्बन नक्सल गैंग। किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ कहें इसके लेकर? किसी राज्य में एक राजा ने एक अपराध पर एक व्यक्ति को सजा दी और उसको सजा के लिए 3 ऑप्शन चुने। उसको ये कहा कि पहले तो तू 25 कोड़े खा, अगर 25 कोड़े नहीं खाता तो उससे कम वाली सज़ा ये है तेरे लिए कि तू 25 मिर्चियाँ खा, तीखी मिर्ची खा 25, और उससे कम सज़ा ये है कि तू हाथ से 50 थप्पड़ खा। तो व्यक्ति ने ये चुना कि सबसे आसान इसमें 50 थप्पड़ ठीक रहेगा। तो उसने कहा साहब मैं 50 थप्पड़ खा लूँगा। तो उसने जब सैनिकों ने थप्पड़ मारने शुरू किए तो वो 20, 25, 30 थप्पड़ पे बोला नहीं साहब बस मैं थप्पड़ नहीं खा पाऊँगा, मैं मिर्ची खाऊँगा। अब तब मिर्ची दी गई उसको। तो जब वो मिर्चियाँ करीब 30-35 मतलब 25 मिर्चियाँ खानी थी, तो जब वो मिर्चियाँ 15-20 के करीब हुई, उसने कहा बस मैं मरता हूँ, अब मैं नहीं खा पाऊँगा मिर्ची, अब मैं कोड़े खा लूँगा। और फिर अंततः अब 50 कोड़े खाने पड़े। तो वही हाल है फिलहाल हमारी सरकार का कि जब पहले ही कहा कि भाई पेपर लीक है, नहीं बिल्कुल पेपर लीक है ही नहीं, पेपर लीक नहीं है, पेपर लीक नहीं है। तो उसके बाद पेपर लीक भी माना, परीक्षाएँ भी रद्द की, सीबीआई जाँच भी कराई, फजीयत भी कराई, सब कुछ कराई, और अपनी खाल बचाने के लिए अब अर्बन नक्सल क्या जिहाद, वो पेपर अर्बन नक्सल गैंग, कौन सा जिहाद, नकल जिहाद की पेपर जिहाद क्या? हाँ, ये जिहाद वो जिहाद, ये तमाम फजूल बातें। मैंने आज किसी इंटरव्यू में ये बात कही और आपके चैनल पर भी इसको रिपीट करना चाहता हूँ कि क्या हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के परवरिश इस तरह हुई है कि उनको इसी तरह की शिक्षा दी गई है कि जहाँ उन्होंने यही शब्द सीखे, मदरसा और जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, और ये और क्या क्या वो जो बोलते हैं, तो क्या यही उनकी शिक्षा, उनकी तामील कहीं ऐसी जगहों पर ही हुई है? तो भाई वो शुभ बातें बोले, अच्छी बातें भी बोले, ये इस प्रदेश में ये यही उनको नज़र आता है।
और सरकार तुम्हारी है, पुलिस तुम्हारी है, 8.5 साल से सत्ता में तुम लोग हो, और उसके बाद कैसे हो गया डेमोग्राफी चेंज? क्या क्यों हो रहा है? जो चेंज कर रहे हैं उनको पकड़ो। फजूल की बातें करते हैं खाली। पर सवाल ये है कि इस प्रदेश की जनता को भी इसमें सोचना चाहिए कि ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि हींग लगे ना फिटकरी, रंग आवे चोखा। जब इनको आपकी बेरोजगारी पर कुछ नहीं करना है, महंगाई पर कुछ नहीं करना है, विकास के कामों पर सिर्फ और सिर्फ कमीशन लेना है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, तो ऐसे में बस हिंदू मुस्लिम करो, लब जिहाद, नकल जिहाद, फलाना जिहाद, इस तरह की बातें बोलो और लोगों को गुमराह करो। और जब इस तरह गुमराह करके लोग वोट दे रहे हैं तो वाह वाह है। तो इसलिए ये लोग दूसरी चीज़ों पर ध्यान न देकर इन्हीं शब्दों को रिपीट करते रहें। ये प्रदेश की जनता को भी इसमें सोचना चाहिए। सर, जब प्रदर्शन चल रहा था आप भी वहाँ पर गए, कई विधायक गए वहाँ पर, और हालांकि कुछ बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के उस प्रदर्शन में नहीं गए, लेकिन उन्होंने प्रदर्शन किया, अलग जगहों पर प्रदर्शन किया। सर, बॉबी पमार की अगर बात की जाए तो बॉबी पमार को आप क्या मानते हैं? आप उसे कांग्रेस के मददगार है या फिर भारतीय जनता पार्टी के मददगार है, या फिर प्रदेश में एक तीसरा फ्रंट तैयार होता हुआ आप दिखाई दे? ऐसा है, मैं किसी व्यक्ति के इंडिविजुअल, जब तक वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, जनता का कोई नुमाइंदा जब तक वो नहीं है, मैं उनके निजी रूप में कुछ नहीं कहना चाहता। वो व्यक्ति अपने लिए प्रयास, अपने कॉज के लिए, अपने कारणों के लिए, जो जनता के लिए उचित समझता है वो प्रयास कर रहे हैं, तो ठीक है, वो उनकी बात है, वो करें। मैं उनके बारे में फ़िलहाल कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता कि वो किसको मदद कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं। पर इतना ज़रूर समग्र रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग राजनीतिक रूप से ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के लिए नासूर बन गई है, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर आकर जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के मत हैं उनको डिवाइड होने से बचाना चाहिए। सर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने कहा कि अभी कांग्रेस में इस तरीके की टूट होगी जिसकी कांग्रेस कल्पना भी नहीं कर सकती, और कुछ ऐसे चेहरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, शीर्ष नेतृत्व की अगर बात की जाए, चाहे हरीश रावत जी हो, प्रीतम सिंह जी हों, आप हों, या फिर करण महाराज जी हों प्रदेश अध्यक्ष, इस तरीके जो भी नेता हैं उनमें से भी कोई ना कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता है। इस तरीके की बात भी उन्होंने कही है। देखिए, ये तो उन्हीं से पूछिए आप। जहाँ तक मेरा मानना है कि धामी जी के पास हैं जिहाद, मदरसा, हाँ, डेमोग्राफी, उनके पास ये शब्द हैं, और भट्ट जी के पास यही शब्द हैं कि कांग्रेस में एक और टूट होने वाली है। मतलब भट्ट जी बैठे हैं कांग्रेस की टूट के भरोसे, और धामी जी बैठे हैं मदरसा और जिहाद के भरोसे। ये है सच्चाई। तो बाकी वही जाने कि कांग्रेस का, उनको स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस के कौन से नेता उनके संपर्क में, अगर उन्होंने ये कहा है तो उन्हें इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। सर, कांग्रेस पार्टी हमेशा ये कहते हैं कि 2027 में हम बड़ी जीत हासिल करेंगे, और हमारी जो है तैयार हो रहा है, संगठन पूरा तैयार हो रहा है। लेकिन अगर पिछले 2 चुनाव की बात की जाए, 2017 की बात करें या 2022 के चुनाव की बात करें, तो कांग्रेस पार्टी के करीब 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस पार्टी ने 22 में उतारे थे और 2017 में उतारे, तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो क्या इससे कितना नुकसान कांग्रेस को होता हुआ दिखाई देगा, और इसके क्या उन सीटों पर अब कांग्रेस पार्टी अपनी जो है दूसरी टीम खड़ी कर चुकी है? किसी भी राजनीतिक दल में सबसे बड़ी ताकत उस राजनीतिक दल का विचार होता है। कांग्रेस का विचार, कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस का विचार अपनी जगह शाश्वत है। अगर 22 लोग कांग्रेस के इस विचार को छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हो गए हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कांग्रेस का वो विचार कमज़ोर हुआ है। कांग्रेस अपने विचार पर अडिग रहकर जिस व्यक्ति को भी उन 22 जगहों पर टिकट देगी, सोच समझ कर देगी, और कांग्रेस के विचार की ताकत के साथ देगी। तो कांग्रेस की विचार की जो ताकत पहले थी वो आज भी उन जगहों पर यथावत है, और उस विचार की ताकत के आधार पर हम उन सभी जगहों पर फिर विजय हासिल करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए कल गणेश गोदिया यहाँ से छोड़ के उधर चला जाए तो ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस समाप्ति की ओर चली जाएगी। कांग्रेस अपने आप में एक विचार है। तो इसलिए जिन लोगों को लगता है कि ये इधर से उधर चला गया, उधर से, हम लोगों को एक गलतफहमी है कि अधिकांश नेता चले गए इसलिए हम चुनाव हारते हैं। ऐसा नहीं है। हम हारे इसलिए हैं कि मोदी जी के झूठ के सामने हम अपनी सच्चाई को स्थापित नहीं कर पाए। हम ये स्थापित नहीं कर पाए कि 2022 के चुनाव में एक धर्म विशेष के लिए यूनिवर्सिटी बनाने का जो बात थी वो एक झूठ था, इसके अलावा कुछ नहीं था। कोई भी व्यक्ति इस प्रदेश का अगर ये साबित कर दे कि वो सच था, कांग्रेस ने कहा था, तो मैं स्वयं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूँगा। वो झूठ था, और उस झूठ को बड़े तरीके से हमसे छुआया गया। बदकिस्मती से वो हम छू लिए, उसको छू लिए मतलब चिपका दिया हम पे।
हम उसको हटा नहीं पाए। प्रधानमंत्री जी ने श्रीनगर में आके और भी जगहों पर उत्तराखंड में हल्द्वानी में आके जब इन बातों को कहा तो लोगों को लगा कि, और टीवी वाले जब वही चलाते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये बन जाएगा, पुराने धर्म के लिए अलग से यूनिवर्सिटी बनेगी। ये सब झूठ चलाया, और उस झूठ के चलते आम लोग जो हैं, जो इतना गहराई नहीं जानते हैं, वो इन बातों में आ गए, जिसके कारण हम चुनाव हारे। पर सवाल ये है कि बार बार ये हांडी नहीं चढ़ेगी, बार बार ये झूठ नहीं चलेगा। लोग अब इस बात को समझ गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार इस तरह के झूठ बोलकर अपनी विश्वसनीयता में भारी कमी अर्जित की है। तो लोग उनकी अभी झूठ की असलियत को समझ गए। और इस प्रदेश में तो मैंने पहले कहा कि धामी जी के पास यही 3 मंत्र हैं, और मतलब मदरसा, जिहाद और डेमोग्राफी, उनके पास यही 3 मंत्र हैं, और उनके अध्यक्ष जी के पास यही मंत्र है कि कांग्रेस आएगी तब हम चुनाव जीतेंगे। सर, कांग्रेस में जिस तरीके से ये एक परसेप्शन बनता है प्रदेश में कि कांग्रेस पार्टी खेमों में बटी हुई है, तो ऐसे में हालांकि जो खेमेबाजी है वो अन्य दलों में भी देखने को मिलती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी में चीज़ें खुलकर सामने आती है, खुलकर देखने को मिलती है, बड़े लेवल पर कांग्रेस में सामने आती है। तो क्या जो ये परसेप्शन प्रदेश में बन रहा है, इस परसेप्शन को किस तरीके से आप चेंज करेंगे? ये परसेप्शन बनाया जाता है। ये परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी मीडिया का उपयोग करके बनाती है। खेमेबाजी कांग्रेस में क्या है? कांग्रेस में तो खेमेबाजी तो सत्ता के बंटवारे में होती है। कांग्रेस के पास तो 8 साल से सत्ता है नहीं, किस चीज़ की खेमेबाजी है? कहीं कोई खेमेबाजी नहीं है। अभी बीच में हरीश रावत जी ने एक मंच से ये कहा कि हम सब प्रीतम सिंह जी के अगुवाई में आगे बढ़ने को तैयार हैं। और जब किसी व्यक्ति ने मुझे पूछा तो मैंने कहा कि भाई प्रीतम सिंह जी प्रदेश के सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, और वो सब आवश्यक बातें उनमें हैं जो इस संगठन की अगुवाई करने के लिए जरूरी है। तो हरीश रावत जी ने कोई गलत बात कह दी क्या? हम उसके साथ हैं, ये कहा ना मैंने। तो खेमेबाजी क्या है? कहाँ खेमेबाजी है? और उस मीडिया को जो हमारी खेमेबाजी दिखाती है उसको ये नहीं दिखता है कि ये पेपर, मतलब तमाम मुद्दों के साथ साथ अगर ये पेपर लीक का मुद्दा कहूँ मैं, तो त्रिवेंद्र रावत जी ने मुख्यमंत्री जी के जो कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री का जो एक्ट है इस मामले में, उनके लिए क्या क्या कहा, वो उसकी जगह में ये छापता है कि कांग्रेस में खेमेबाजी है। तो इसलिए ये परसेप्शन बनाया जाता है। और चूंकि भाई मीडिया का बहुत असर है, पब्लिक में असर होता है ना मीडिया का, अगर असर नहीं होता तो इतना बड़ा वर्ग मीडिया के काम में क्यों लगता है? लेकिन मीडिया का एक बड़ा असर है, उस असर के चलते ये परसेप्शन बन जाता है कि कांग्रेस में खेमेबाजी है, जबकि कांग्रेस में कोई खेमेबाजी नहीं है। एक परिवार में 10 लोग हैं तो 10 एक मत के नहीं होते हैं। ये हमारे यहाँ भी हो सकता है कि हम 10 मतों की भिन्नता रखते हैं, लेकिन उस मतों की भिन्नता को हम प्रस्तुत करने के लिए परिवार की सीमा को नहीं नांगते। हम परिवार की सीमा के अंदर मत भिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। वैसे बीजेपी में भी हुआ, उन्होंने भी त्रिवेंद्र रावत जी ने जो इस बात का विरोध किया कि मुख्यमंत्री के एक्ट का इसमें विरोध होना चाहिए, तो उन्होंने अपने परिवार की सीमा में रहते हुए किया होगा, लेकिन उसको नहीं छापा गया, हमें दिखाया जाता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि मीडिया का उपयोग करके कांग्रेस के अंदर गुटबाजी दिखाकर पब्लिक में भ्रम फैलाने की कोशिश होती है कि कांग्रेस तो एक है नहीं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने विचारों को, मिनिमम प्रोग्राम हमारा ये है कि कांग्रेस के विचारों को हम सामने रखकर सब लोग आगे बढ़ें। और कांग्रेस के विचारों में ये भी शामिल है कि भाई मिलकर सब लोग चुनाव लड़ें। जहाँ जिस दिन सरकार बनाने की बात आएगी तो सब लोग मिल बैठकर किसी एक व्यक्ति को तय करेंगे और उसकी अगुवाई में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आप बात करें 2022 में भी जिस तरीके से जो चुनाव हुआ था, उसके बाद किस तरीके से आरोप लगे, प्रीतम सिंह जी ने खुलकर कहा और हरीश रावत जी पर आरोप लगाए हार जीत को लेकर के, या वहीं अभी की अगर हाल ही की बात सिंह रावत जी को लंगड़ा घोड़ा बताया। पिथौरागढ़ की बात करें, मयूख महर जी वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष अगर करण मारा रहेंगे तो मैं पिथौरागढ़ के सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारूंगा। तो ये खेमेबाजी नहीं है तो फिर ये क्या है? हरीश रावत जी ना तो हाँ, हालांकि वरिष्ठ नेता है पार्टी के, एक मंच से कहते हैं कि प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। क्या एक पार्टी का नेता इस तरीके की बातें जो है कर सकता है? देखिए, उन्होंने जो भी कुछ कहा है पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कहा है, और पार्टी के प्लेटफॉर्म पे अपनी बात को कहना, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी बात पार्टी को जतलाई है। अब इन सब बातों पर मंथन होगा, पार्टी के अंदर मंथन होगा,
और पार्टी के अंदर मंथन होने के बाद जो निर्णय होगा उस निर्णय में ये सब लोग भी शामिल होंगे। लेकिन जो अन्य जगहों पर जिस तरीके से विधायकों के बयान आ रहे हैं पार्टी के, उनका क्या, उन पर अभी तक ना तो कोई कार्यवाही हुई, ना इस तरीके की कोई चर्चाएं हुई, ना कोई बातें हुई? ये इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। इसके लिए आप प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करिए कि किसने क्या बयान दिया और उस पर क्या हुआ, क्योंकि मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूँ, तो मैं अपनी सीमाओं को अतिक्रमित नहीं करना चाहता। 2027 को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है, कितने क्या कुछ दावा कांग्रेस पार्टी 2027 को लेकर? अभी ये संगठन सर्जन का जो कार्यक्रम है ये 2027 के ही मद्देनजर आगे बढ़ने का कार्यक्रम है और इसके तहत हम संगठन को चुस्त दुरुस्त करके और तब 2027 अब धीरे धीरे 2027 की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आगे के बारे में विचार विमर्श करेंगे और जब जब समय समय पर जो विचार विमर्श होंगे आपको अवगत कराएंगे। धन्यवाद। फिर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल जी और सभी मुद्दों को लेकर अपनी बातचीत रखी है और सभी 2027 को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी की जो तैयारी है उसको लेकर के भी अपनी बात रखी है। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं अरुण सैनी, जनता टीवी, देहरादून।